देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आपको ये मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है ना। और इसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि जो लाइगेंड हैं, सेंट्रल मेटल है, उसके बीच में रिपल्शन कैसे होता है। तो ये सब बातें आपको बताई जाएंगी। तो एक एक करके इसके पॉइंट समझ लो, फिर मैं लिखवाऊंगा। देखो, जैसे आपने मान लो ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो ये कौन है? ये है सेंट्रल मेटल। ये कौन है? ये लाइगेंड। तो सेंट्रल मेटल को चारों तरफ से लाइगेंड सराउंडेड रहती है। तो पहली बात तो ये होती है, पहला पॉइंट, कि जो सेंट्रल मेटल है और जो लाइगेंड है, इनके बीच में जो फोर्स होता है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। अभी लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे चीज, फिर एक साथ लिखवा देंगे। हम इन दोनों को क्या मानते हैं? सेंट्रल मेटल और लाइगेंड को, इन दोनों को पॉइंट चार्ज मानते हैं। पॉइंट चार्ज मानते हैं सेंट्रल मेटल को और लाइगेंड। अब देखिए, सेंट्रल मेटल है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब आप बताइए, पॉजिटिव चार्ज से अगर कोई चीज अटैच है लाइगेंड, तो या तो ये कैसा होगा? नेगेटिव। और या सेंट्रल मेटल से कोई चीज अटैच है तो वो होगा न्यूट्रल। तो लाइगेंड जो है जनरली नेगेटिव होते हैं या न्यूट्रल, क्योंकि वो मेटल से अटैच होते हैं। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इनके बीच में आयन आयन इंटरेक्शन काम करता है। और अगर ये पॉजिटिव तो होता ही है मेटल, अगर ये न्यूट्रल है लाइगेंड, तो इनके बीच में आयन डाइपोल, न्यूट्रल मतलब डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है। तो पहले तो आप ये पॉइंट समझो। सीएफटी का पहला पॉइंट है कि जो सेंट्रल मेटल है और लाइगेंड है, इनके बीच में प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। इन दोनों को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया गया है। मेटल होता है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव से ये अटैच्ड है, इसका मतलब या तो ये नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसमें आयन आयन इंटरेक्शन फोर्स काम करेगा। और अगर ये तो पॉजिटिव होता ही है, ये न्यूट्रल हो गया, मान लो कोई चार्ज नहीं है, तो इनके बीच में काम करता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो पहला पॉइंट तो हमें ये समझना है। हो रहा है क्लियर? चलिए, दूसरा पॉइंट हमें ये समझना है, पहले ये लिख लो आप। लिख लिए? चलो, शुरू में क्या होता है, जब ये सेंट्रल मेटल अकेला होता, कोई लाइगेंड इसके पास अप्रोच नहीं कर रहा, तो पहले क्या है कि इन द इनिशियल स्टेज ओनली फ्री मेटल एटम, क्या होता है बताइए? जो मेटल होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो आप जानते हो इसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के अंदर। तो पांचों के पांचों एक ही स्टेज में दिखाई देती हैं। मतलब इन सबकी एनर्जी शुरू में क्या होती है, जब तक लाइगेंड नहीं आता, सेम होती है। तो आपने सुना होगा, इसको कहते हैं डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। इन तीनों को कलेक्टिवली स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में T2D कहा जाता है। और जो बाद के दो हैं, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइंडली कहा जाता है ईज। ये टर्म नाम रखे हुए हैं। शुरू का 3 T2G, बाद के 2 EG। ये सब एक ही स्टेज में दिखाई देते हैं इनिशियली, जब तक लाइगेंड नहीं आया है। मतलब इन सबकी एनर्जी क्या होती है? पांचों की सेम। इसको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल वो होती हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो जब तक लाइगेंड इसे अप्रोच नहीं करता है, केवल मेटल एटम होता है, तो इसके पांचों ऑर्बिटल जो हैं
वो क्या होते हैं, एक ही स्टेज में होते हैं, उनकी एनर्जी सेम होती है, उसको डीजनरेट कहते हैं। अब इसके बाद क्या होगा थर्ड पॉइंट में, अब लाइगैंड की एंट्री होने जा रही है। देखिए हटा दें, चलिए तो ऐसा करते हैं, जो दो दो पॉइंट समझा के इसको लिखवा देते हैं पहले, है ना, जिससे ये मिक्स ना हो जाए। तो आप इसको लिख लो पहले, है ना। तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है, देखो CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन द assumptions that the मेटल आयन, दो ही चीजें तो होती हैं इसके अंदर, मेटल आयन और संग में क्या होता है, लाइगैंड एंड लाइगैंड। ये क्या होता है, इन दोनों को हमने पॉइंट चार्ज मान लिया, तो थोड़ा लिखना जरूरी है, समझ तो लिया है। तो मेटल एटम को और लाइगैंड को हमने क्या मान लिया है, पॉइंट चार्ज मान लिया है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, एंड द इंटरएक्शन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में क्या होता है, जो फोर्स लग रहा है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। समझ में आ रहा है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें क्या है, इफ जो लाइगैंड है इज नेगेटिव एंड मेटल तो तुमको मालूम है, जो मेटल होता है वो कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, आयन आयन इंटरएक्शन। और अगर ऐसा हो जाए कि लाइगैंड न्यूट्रल हो जाए, और मेटल तो तुम्हें मालूम ही है कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर ये न्यूट्रल है और ये पॉजिटिव है, तो इनके बीच में आयन डाइपोल, न्यूट्रल मतलब डाइपोल, इंटरएक्शन काम करे। क्लियर हो गया। तो ये जो हम लिख रहे थे ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपको क्या बताया था, डीजनरेट वाला। तो लिखो, इन केस ऑफ फ्री सेंट्रल एटम, जब केवल फ्री सेंट्रल एटम होता है तो उस समय क्या होता है, पांचों डी ऑर्बिटल, कैसे बताएं आपको, डी जनरेट होते हैं, सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम। तो लिख लो, ऑल द 5 डी ऑर्बिटल, है ना, ऐसे बनाते हैं हम। इन पांचों की एनर्जी क्या है, सेम, हैव अ सेम एनर्जी। तो जब तक लाइगैंड की एंट्री नहीं हुई है तो सेंट्रल मेटल में ये पांचों की एनर्जी सेम होती है, कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब देखो ये दो पॉइंट तो समझ नहीं है, अब एंट्री होने जा रही है लाइगैंड की, अब उसे समझेंगे। हटा दूं इसे, चलिए दो दो पॉइंट करके समझोगे तो अच्छा समझ में आएगा, और लिखना भी जरूरी है, लिख के क्या आओगे फिर पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की एंट्री कर रहा हूं, तो पहले समझा दूं।
ये सेंट्रल मेटल है, इसको चारों तरफ से किसने घेर रखा है? इट इज सराउंडेड बाय लाइगेंड। लाइगेंड पे होता है, आपको मालूम ही है, अगर न्यूट्रल है तो लोन पेयर। मेटल में डेफिशिएंसी, तो ये क्या करता है, इसके संग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है। तो लाइगेंड क्या बनाती है सेंट्रल मेटल के संग? लाइगेंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कॉम्प्लेक्स तब बनेगा, कोई भी आप कॉम्प्लेक्स बनाओगे, मान लो ये बना दिया आपने, जब मेटल को चारों तरफ से लाइगेंड सराउंड कर लेंगे, घेर लेंगे, तभी तो कॉम्प्लेक्स बनता है। तो लाइगेंड क्या करते हैं, मेटल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो उससे क्या होता है आपको बताएं, जो सेंट्रल मेटल है जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, और इस पे लोन पेयर है, मतलब इस पे भी इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों में रिपल्शन काम करता है, और जो रिपल्शन काम करेगा इन दोनों के बीच में, तो आपने ये दो सेट पढ़े थे, T2G और E। तो ये रिपल्शन की वजह से ये दोनों सेट जो हैं, इनके बीच में दरार आ जाती है, एक गैपिंग आ जाती है, ये दोनों एक दूसरे से ऊपर नीचे हो जाते हैं, है ना। उसी को कहते हैं क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस आ गया है। तो पहले इसको समझ लो। तो क्या हुआ है कि जैसे ही लाइगेंड की एंट्री हुई, तो क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया है। तो कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब मेटल के चारों तरफ लाइगेंड आ जाता है। और चौथा पॉइंट ये था कि जब लाइगेंड मेटल के पास आते हैं, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन और लाइगेंड के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, जिससे इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है ना। तो अब ये दो पॉइंट लिख लो आप, तीसरा और चौथा लिखो। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट ये है कि कॉम्प्लेक्स कब बना। तो लिखो, व्हेन अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो क्या करते हैं, जब कॉम्प्लेक्स कब बनता है बताइए, जब उसके चारों तरफ लाइगेंड आ जाती है। व्हेन द सेंट्रल मेटल कैटायन सराउंडेड बाय, क्या होता है, लाइगेंड। तो कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब सेंट्रल मेटल के चारों तरफ क्या आ जाता है, लाइगेंड आ जाता है। चौथा पॉइंट आपको क्या बताया गया, जब लाइगेंड कॉम्प्लेक्स के पास आएगा, व्हेन लाइगेंड अप्रोचेस द सेंट्रल मेटल कैटायन। तो अभी अभी आपको बताया, सेंट्रल मेटल कैटायन में क्या है, अंदर इसके इलेक्ट्रॉन, और जो लाइगेंड है उस पे क्या है, लोन पेयर है। तो इन दोनों में रिपल्शन होता है। तो जैसे ही लाइगेंड सेंट्रल मेटल के पास आएगा, तो क्या होगा, तो रिपल्शन स्टार्ट होता है। रिपल्शन अगर किसके बीच में, बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ लाइगेंड। समझ समझ के चलो, लाइगेंड में होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड, और जो मेटल है उसमें डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, किसका, ऑफ सेंट्रल मेटल कैटायन। तो सेंट्रल मेटल कैटायन एम और लाइगेंड के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। आ रहा है समझ, लिख लीजिए। ठीक, चलो। पांचवा पॉइंट आपको ये बताया था कि जैसे ही इन दोनों में रिपल्शन होता है, तो इसकी जो दो कैटेगरी थी, कौन कौन सी, T2G और EG, जो पहले डी जनरेट थी, इनकी एनर्जी सेम थी, इनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। तो लिखें, द कन्वर्जन ऑफ, कौन से,
5 डीजेनरेट ऑर्बिटल, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो 5 जो डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं उसमें क्या हुआ है, वो क्या हो गया, दो सेट में डीजेनरेट ऑर्बिटल इनटू किसमें कन्वर्ट हो रहा है, टू सेट। कौन से हैं दो सेट, T2G एंड E, यही तो है, इनटू डिफरेंट सेट ऑफ एनर्जी। इनकी एनर्जी अलग अलग हो जाती है रिपल्शन की वजह से, तो दोनों में स्प्लिटिंग हो जाती है, इनटू डिफरेंट सेट ऑफ एनर्जीज। लिख लिया, किसकी वजह से हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्शन बाय द लाइगेंड। लाइगेंड के आने से ऐसा हुआ है, लाइगेंड क्या करते हैं, मेटल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं रिपल्शन की वजह से, जिससे इन दोनों में स्प्लिटिंग हो जाती है। समझ में आ रहा है, लिख लो पांचवा पॉइंट। अब आपको एक दो पॉइंट और समझाते हैं, फिर क्वेश्चन बताएंगे इसके ऊपर। देखिए, अब जैसे ही आप देखोगे इन दोनों में स्प्लिटिंग हो गई, ऐसे बना देता हूं, तो ये है T2G और ये है EG। इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये छठा पॉइंट है कि इन दोनों के बीच में जो गैप आ गया है एनर्जी का, उस एनर्जी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। समझ में आ रहा है। अब जितना डेल्टा ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इससे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे अभी आगे चल। तो डेल्टा जो आप देख रहे हो, इसकी एक दूसरी यूनिट भी है, इसको 10 DQ बोलते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, लिखा गया है इसको। लिख लिए, चलो तो 6 पॉइंट हम ये लिखेंगे, लिख लो 6 पॉइंट। जो डिफरेंस आ गया है इन दोनों में एनर्जी का, लिखो द डिफरेंस इन द एनर्जी। है ना, किसके बीच में, इन बिटवीन द टू सेट। टू सेट कौन कौन सी, एक है T2G, एक है E। ये दो सेट है ना, ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, अभी बताया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा से या 10 DQ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हो रहा है, चलो सातवां और लास्ट पॉइंट आपको क्या बताया गया कि जो स्टेबिलिटी होती, द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाय, किससे डिटरमाइन करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जिसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अगर पेपर में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिखने को आ गई तो ये 7 पॉइंट आप लिखेंगे टोटल। हो गए एकदम क्लियर, लिखो।
चलो अब मैं आपको इसके बारे में ये बताता हूं कि ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या करते हैं। तो लिखेंगे CFT और ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो होता ये है कि शुरू में ऐसे बना देंगे, है ना, बल्कि इसको भी बनाने की जरूरत नहीं, केवल यही बनाएंगे। तो शुरू के अंदर यहां पर ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल है, इसको कहते हैं स्टेज 1। ये क्या है, ये है एनर्जी। जब आप लाइगेंड इसके पास अप्रोच करेंगे तो इसमें क्या होगा, रिपल्शन स्टार्ट होगा। तो पहले ये स्टेज सेकंड में आते हैं एनर्जी गेन करके, पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल, फिर इनमें स्प्लिटिंग हो जाती है। तो इसमें क्या होता, अगर ये ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसमें आप देखोगे जो Eg है जिसमें 2 ऑर्बिटल हैं वो ऊपर आ जाता है। आप कहेंगे क्यों आ जाता है, तो वो मैं अभी आपको समझा देता हूं। अभी याद रखें, नीचे 3 का सेट आ जाता है। अब ध्यान रख लो ये है सेंटर पॉइंट, है ना, इसको बेरी सेंटर रूल बोलते हैं। तो ये टोटल वैल्यू कितनी थी, डेल्टा। तो ये होता है, ये 2 हैं तो ये ज्यादा होगा, डेल्टा नॉट मतलब ऑक्टाहीड्रल, और ये 3 है तो यहां का एनर्जी कम होगा, जिससे बैलेंस बना रहे। और टोटल आप जानते हैं क्या होता है, इन दोनों को ऐड कर दो ये आ जाएगा। इसको हम 10 DQ भी बोलते हैं। ये भी कह सकते हो DQ में ये 6 DQ हो गया, ये 4 DQ हो गया, ठीक है। तो ऑक्टाहीड्रल के लिए ये बनाया जाता है। इसमें ये ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं ये कौन है, ये ऊपर है, इनकी एनर्जी ज्यादा है। और जो नीचे हैं DXY, DYZ और DZX, इनकी एनर्जी कम होती है। तो ऑक्टाहीड्रल में ये याद रखना है, मैं आपको समझा दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, इनकी एनर्जी क्यों ज्यादा है, इनकी कम क्यों, है ना। कहो तो अभी समझा देता हूं। ऑक्टाहीड्रल का शेप कैसा होता है, पहले इसे बनाएंगे। ये ऑक्टाहीड्रल का शेप, मतलब ये सेंट्रल मेटल और ये क्या है, लाइगेंड। अब आप ये बताइए, अगर आपने इन पांचों की शेप पढ़ी हो तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये मान लो ये X है, ये Y है, तो DXY का क्या मतलब होता है, X और Y के बीच में लोब है। इन तीनों में लोब जो होते हैं वो एक्सेस के बीच में होते हैं। जबकि मुझे लाइगेंड जो दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं इसको मान लूं X डायरेक्शन, इसको मान लूं परपेंडिकुलर Y डायरेक्शन, इसको मान लूं Z डायरेक्शन, तो लाइगेंड जो दिखाई दे रहे हैं मुझे एक्सिस पे दिखाई दे रहे हैं। और ये दोनों ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक्सिस पे होते हैं, आप जानते हो, है ना। इसका क्या मतलब होता है बताइए, ये x है, ये y है, तो dx² - y² का मतलब होता है एक्सिस के अलोंग। ऐसे dz² का मतलब होता है, अगर ये z है ऐसे बनाते हैं, ये dz²। तो ये 2 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जो एक्सिस के अलोंग होते हैं, और ये तीनों ऐसे होते हैं जो एक्सिस के बीच में होते हैं। तो ये बताइए, जो ऑक्टाहीड्रल है इसमें जो लाइगेंड है वो कहाँ है, एक्सिस की तो अलोंग है, सारे के सारे x y z में ही तो है। तो इनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा जो एक्सिस के अलोंग है, मतलब ये। तो रिपल्शन ज्यादा होता है तो एनर्जी बढ़ जाती है ना। जिनमें रिपल्शन होता है उनकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए ये ऊपर आ गए, एनर्जी ज्यादा है। क्लियर हो गई पिक्चर एकदम, लिख लीजिएगा। तो ये ऑक्टाहीड्रल के लिए आपने बनाया है। अब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझाऊंगा इसके बारे में। अब
अब मैं बात करता हूं इसी के अंदर, समय खराब नहीं करना है, बस टेट्राहीड्रल में इसे उल्टा कर दो आप, है ना, क्योंकि वो एक्सिस के अराउंड नहीं होती। तो अगर कोई कहे कि क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है या स्ट्रक्चर है वो बना के दिखाइए टेट्राहीड्रल, तो बिल्कुल उल्टा कर दीजिएगा आप। पहले क्या है देखिए, पहले डीजेनरेट ऑर्बिटल पांचों स्टेज 1 में। अब जैसे ही लाइगेंड पास में आई तो इन्होंने एनर्जी गेन करी, तो ये एनर्जी गेन करी तो स्टेज सेकंड में आ गई। इसके बाद जैसे प्लेन टेक ऑफ कर जाता है वैसे कर गया, इसमें उल्टा कर दो। उसमें ऊपर कौन था याद करो, ऊपर था Eg, इसमें होता है T2, है ना, और नीचे कौन होता है, नीचे होता है इसमें Eg। बस उल्टा लिखना है, क्योंकि उसमें ऑक्टाहीड्रल में आपको मालूम ही है सारे जितने भी ऑर्बिटल थे वो कहां थे, लाइगेंड एक्सिस पे थे। इसमें क्या होता, बीच में होती है टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। अब ये मैंने आपको बताया था अगर ये 3 है तो गैप कम होगा, बस यहां टेट्राहीड्रल लिखी, वहां नॉट था ऑक्टाहीड्रल में टेट्राहीड्रल, ये हो जाएगा 0.6। न्यूमेरिकल में कैसे यूज करती हैं वो मैं भी आपको सिखाता हूं। तो टेट्राहीड्रल के लिए आप ये बनाकर आएंगे पेपर। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो CFT पे इफेक्ट डालते हैं। तो लिखिए फैक्टर्स which affect on CFT। तो इसमें 4 पॉइंट आपको बताएंगे। पहला ये होता है कि जो आपने सेंट्रल मेटल लिया है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल। देखो कैसे, आपने सुना है ये 3D सीरीज है, 4D है, 5D। इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, स्कैंडियम से, ऐसे करते हैं। इसकी कहां से होती है, यट्रियम से। ये कहां से होता है, ध्यान है आपको, ऐसे। तो वो कह रहा है अगर आप सेंट्रल मेटल मान लो 3D से 4D सीरीज में चले गए, इसकी जगह आपने ये ले लिया है, तो डेल्टा की जो वैल्यू है उसमें 30% का इंक्रीमेंट हो जाता है। और अगर आप 4D से 5D में चले गए, इसमें जो इंक्रीमेंट है स्प्लिटिंग एनर्जी में लगभग 50% का हो। तो ऑन मूविंग फ्रॉम 3D टू 4D सीरीज, स्कैंडियम के लिए यट्रियम ले लिया आपने सेंट्रल मेटल किसी कॉम्प्लेक्स में, तो उसका डेल्टा इतना बढ़ जाएगा। और अगर 4D से 5D में चले गए, मान लो सेंट्रल मेटल बदल दिया, तो ये डेल्टा जो है 50% इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये है पहला पॉइंट। दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका सेंट्रल मेटल, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, मतलब डेल्टा ज्यादा हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड और ये लिखा है पोटेशियम फेरीसाइनाइड। अब कोई पूछे बताओ किसका डेल्टा ज्यादा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो आप क्या करना, जो सेंट्रल मेटल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इसका कितना आ जाएगा, 2, इसका कितना आ जाएगा, 3, चेक करके देख लो। आंसर हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब डेल्टा ज्यादा। हो रहा है क्लियर, लिख लीजिए। देखिए तीसरा पॉइंट जो है यही बता देता हूं
थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ द लाइगेंड। देखिए जो लाइगेंड स्ट्रॉन्ग होती, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, उनका डेल्टा ज्यादा होता, और जो वीक होते हैं लाइगेंड, उनका डेल्टा जो है वो कम होता है या लो होता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन बनाता हूं, मैंने आपके सामने ये लिख दिया, ये एक कॉम्प्लेक्स और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स ये ले लिया, ऐसे बना लिया। अब आपसे कोई पूछे बताओ किसका डेल्टा ज्यादा है या किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो बताओ साइनाइड में और कार्बोनाइल में कौन स्ट्रॉन्ग है। अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है तो CO आता है, भाई यही तो होता है, CO फिर CN फिर नाइट्रो, यही तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका डेल्टा ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? ये हो गए 3 पॉइंट। और ये रिलेशन बता दूं पहले आपको, ये रिलेशन ध्यान रखना कि जो टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स हैं उनका डेल्टा लगभग 50% कम होता है ऑक्टाहीड्रल से। ये पूछा गया है ना, ये लगभग 50 आ जाएगा 0.5, तो डेल्टा T 50% कम होता है ऑक्टाहीड्रल से। पांचवा और सबसे कीमती पॉइंट वो ये है, देखिए नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसी से न्यूमेरिकल भी निकलते हैं। जैसे देखिए मैं आपसे कहूं कि यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स है, तो यही तो होता है कि शुरू में ये डी जनरेट, स्टेज 1, एनर्जी दी स्टेज 2, उसके बाद ये स्प्लिट हो गया। अगर ये ऑक्टाहीड्रल है तो इसमें Eg ऊपर होता है, ये याद रखना है आपको, इसमें T2 नीचे हो। अब मान लो ये तो आपको मालूम ही है कि ये होता है, ये कम है, 2 है तो गैप ज्यादा होगा, वेरी सेंटर रूल कहते हैं इसे। और ये अब मान लो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई, मान लीजिए कोई भी सवाल है, अभी करके दिखा देते हैं। शुरू में इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सब में एक एक भरा हुआ है, मतलब वीक लाइगेंड है तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल, ठीक है ना। कोई एग्जाम्पल ले लिया हमने, ये मान लीजिए ये ले लीजिए, यहां पर ये ले लीजिए, तो आपको मालूम है फ्लोरो है, वीक लाइगेंड है, तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी, ऐसे हो जाए। तो किसी ने कहा इसका नेट डेल्टा बताओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो देखो ये सेंटर पॉइंट है, ये मान के चलिए, तो इसके ऊपर जो है इसे प्लस में देखिए, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हो Eg में उसका मल्टीप्लाई कर प्लस, ये नीचे है T2, तो इसमें क्या करेंगे, ये माइनस में तो इसको माइनस में देना, ध्यान रख लेना ये बात, इस पे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। इनटू यहां लिख देता हूं T2 में जो इलेक्ट्रॉन, तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो आप कैसे निकालेंगे डेल्टा, 0.6 डेल्टा नॉट इंटू Eg में कितने, 2, ये है माइनस का क्योंकि नीचे, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, ये लिख दिया आपने, तो ये डेल्टा सॉल्व करके आ जाएगा नेट, ठीक है। तो ये थे सारे पॉइंट जो आपको समझाए गए, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डेल्टा, डेल्टा मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पर इफेक्ट डालते हैं। अब मैं इसको क्वेश्चनों में लगा के दिखाता हूं आपको कैसे लगाते हैं। हो गया क्लियर? तो ये तो थे इसके सारे फैक्टर। अब मान लो पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे आप, तो आपको
आपको दो क्वेश्चन बताता हूं, एक स्ट्रॉन्ग का एक वीक का। क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। मान लो पेपर में ये आ गया, ये कॉम्प्लेक्स है, ये लिखा। अब आपको मालूम है ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो सबसे पहले इसका तरीका है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है CFT के हिसाब से, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। कितना आ जाएगा, X-6 इक्वल टू चार्ज के बराबर है। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अब Fe का आपको एटॉमिक नंबर पेपर में दे देगा, इसका कर दो कॉन्फ़िगरेशन। जल्दी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, 18 और 2 जितने बचे वो यहां डाल। तो ये Fe का कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 यहां से, 1 यहां से। बताइए ये रह जाएगा। बस यहां तक आपको करना है। इसके बाद मुझे ये बता दीजिए कि ये स्ट्रॉन्ग है वीक है। तो स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग है तो आप देखिए, जब जो आपको मालूम है ये 6 लगे हुए हैं, 6 का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसको बकायदा मैं बना के दिखा रहा हूं। ये स्टेज 1 है, एनर्जी गेन करी लाइगेंड के अप्रोच से। ये हो गया स्टेज 2 और उसके बाद ये स्प्लिट हो, यही पढ़ाना है। ये स्प्लिट, ठीक है, लिख लीजिएगा पहले। अब आप बताइए इसमें क्या होगा। ये तो है T2G ऑक्टाहेड्रल में, ये E। अब D के अंदर जो 5 ऑर्बिटल हैं, है ना, शुरू के 3 क्या होते हैं, T2G, और बाद के 2 होते हैं E। तो इनमें जो 5 इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे, बताओ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड क्या करता है, पेयरिंग करा देता है। तो ये पेयरिंग करवा दे। ध्यान आ रहा है यहां तक आप। तो ये बताइए इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 5, और ED में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका आंसर जो है वो ये ऐसे लिखा जाता है। तो बताइए T2G में 2 2 1, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं 2 2 1, और इनमें कुछ नहीं है। अब आपको इसका डेल्टा निकालना है। तो डेल्टा का मैंने क्या तरीका बता रखा है, याद कर लो। ये 0.6, ये 0.4। तो ऊपर वाले को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा फार्मूला। और नीचे वाला कैसा है, नेगेटिव का है। अब इनकी वैल्यू पुट करो, बताओ EG में इलेक्ट्रॉन क्या है, 0। बहुत आसान है, कोई कलाकारी नहीं है। इसमें कितने हैं, 5। तो आपका आंसर जो है वो ये है। ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हो गया क्लियर। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो ये हो जाएगा, इसमें 5 है, इसमें 0 है। क्लियर, लिख लो इसे। अगर इसी क्वेश्चन में यहां पर टेट्राहीड्रल ले लेता, 4 हो जाता, मान लो ये ले लेता NiCl4 2-, तो बताओ इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये क्या होगा, टेट्राहीड्रल। अब टेट्राहीड्रल में क्या होता है, T2G ऊपर होता है, 3 गोले ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, है ना। बस ये करना है। तो हम एक क्वेश्चन टेट्राहीड्रल का भी ले लेते हैं, चलो, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एकदम। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, तो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बिल्कुल।
तो देखिए क्या करना है इसमें। यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया ये वाला, ये लिखा। अब सबसे पहले देखा करो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लाइगेंड से सराउंडेड है, 4। 4 मतलब टेट्राहीड्रल। और टेट्राहीड्रल का जल्दी से आप फिगर बना लो। उल्टा बनाना है ऑक्टाहीड्रल का। उसमें क्या था, ईजी ऊपर था, इसमें T2G ऊपर है और ईजी नीचे। ध्यान रखना ईजी वाले का गैप ज्यादा होता है क्योंकि ये होता है 0.6। अब उसमें डेल्टा नॉट था, इसमें डेल्टा T है। T मतलब टेट्राहीड्रल और ये 0.4 है। तो टेट्राहीड्रल का फिगर ये होता है। अब सबसे पहला स्टेप मैंने बताया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। 2 आ गया, एटॉमिक नंबर दे दे। तो जल्दी से आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, ये हो जाएगा। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये हो गया। अब 8 का जरा कॉन्फ़िगरेशन करना। देखिए 5 ऑर्बिटल, शुरू के 3 कौन से हैं, T2G, ये Eg। अब इनमें 8 बढ़ दिए, 8 फिल कर दिए, ठीक है। अब आप ये बताओ ये लाइगेंड कैसा है, वीक है। वीक है तो पेयरिंग तो होगी। तो इसमें T2G में 6 है, इसमें 2 है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, सीधे लिख देता हूं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए। इसमें 6 है, इसमें 2। ये तो आपका आंसर हो गया। अगर कोई कहे साहब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालो, तो देखो ऊपर वाले को प्लस में देती। जो इलेक्ट्रॉन कितने थे इसमें आपने पढ़ा अभी, 6। ऐसे लिख देता हूं, चलो वैल्यू बाद में रख देंगे। Eg में क्या लिखेंगे, माइनस। अब वैल्यू रखें। तो बताइए T2G में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। इसको सॉल्व कर लो, डेल्टा आ जाए। क्लियर। तो मुझे लगता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको बिल्कुल क्रिस्टल हो गई होगी क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं बोर्ड में तो क्वेश्चन बनता ही है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हर बार बनता है इसके ऊपर। तो इसको ढंग से पढ़िए, अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिए।